वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9.3 का लास्ट टॉपिक कॉन्सैंग्विनस मेटिंग एंड इनब्रीडिंग। सो शुरू करते हैं। इनब्रीडिंग एंड कॉन्सैंग्विनस मेटिंग। देखो, कॉन्सैंग्विनस, सैंगुइन मतलब कि ब्लड रिलेशंस या फिर रिलेटेड टू ब्लड। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, इनब्रीडिंग और कॉन्सैंग्विनस। ओके, कॉन्सैंग्विनस मेटिंग बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, मतलब कि ऐसे पार्टनर्स चूज करते हैं इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी के अंदर जो कि ब्लड रिलेशन में है। अब ब्लड रिलेशन में कौन हो सकते हैं, जैसे कि फादर डॉटर डुओ, मदर सन डुओ, कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। इनब्रीडिंग का टर्म जो है स्पेसिफिक नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी के अंदर ऐसे मेटिंग पार्टनर चूज कर रहे हैं जिनके एंसेस्टर सेम थे, राइट। देखो, इनब्रीडिंग एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, मतलब कि रिलेशनशिप को, जैसे कि यहाँ पे फादर डॉटर, ये एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, राइट, कॉन्सैंग्विनस मेटिंग के अंदर। लेकिन इनब्रीडिंग स्पेसिफिक रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता है। सो किस तरह के रिलेशनशिप होंगे ये हम देखते हैं। देखो, ये एक इंडिविजुअल है, इसके कुछ इस तरह से ऑफस्प्रिंग हुए, राइट। ये होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन। राइट, दिस इज सेकेंड जनरेशन। सो देखो, इनब्रीडिंग मतलब कि दो इंडिविजुअल्स ऐसे पार्टनर चूज कर रहे हैं जिनका एंसेस्टर कॉमन रहा हो, ये कॉमन एंसेस्टर रहा है, राइट। सो सपोजिटली अगर ये दो इंडिविजुअल्स मेट करते हैं, राइट, दे आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है। अगर आप फैमिली ट्री को पास्ट टाइम में ट्रेस करते हो तो एक कॉमन ऐसा एंसेस्टर इंडिविजुअल निकल के आता है, राइट। इसे हम कॉन्सैंग्विनस मेटिंग कहते हैं, राइट। हम शुरुआत करते हैं इनब्रीडिंग से। ओके, सो मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स हु शेयर कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि मैंने अभी इस एग्जांपल में बताया, ये कोई एक इंडिविजुअल है, राइट, इसके ऑफस्प्रिंग्स हुए, अब अगर ये दो इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं कि वी विल बी मेटिंग पार्टनर्स, राइट, सो अगर इनकी फैमिली ट्री टाइम में पीछे ट्रेस किया जाए, राइट, तो एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर आता है, राइट। इनका कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ, ये जिसने इस फैमिली को स्टार्ट की थी, राइट। सो इसे इनब्रीडिंग कहते हैं, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी इन ऑफस्प्रिंग। होमोजाइगोसिटी को पिछले कुछ लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स, राइट। कैपिटल ए दोनों, क्योंकि एल एल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए है, इसलिए ये यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट होगा। स्मॉल ए यहाँ पे स्मॉल ए क्योंकि रिसेसिव होता है नेचर में, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। और ये हमारी क्या, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। इन दोनों को हम कहेंगे क्या, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, राइट। सो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, मतलब कि अगर एक फैमिली में सपोज इस इंडिविजुअल को कोई एक रिसेसिव या फिर डोमिनेंट ट्रेट रहा, अब वो डिजीज़ हो सकता है,
राइट। पॉलीडैक्टिली हो सकता है, हमने इस बारे में डिस्कस किया है। पॉलीडैक्टिली मतलब कि 5 से ज़्यादा फिंगर्स होना, 5 + 1 एक्सेस, 6 फिंगर्स, ओके, इसे हम पॉलीडैक्टिली कहते हैं, राइट। सो अगर इस एंसेस्टर में, इस कॉमन एंसेस्टर ने इस ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया फैमिली के अंदर, अब ये पास ऑन होगा हर इंडिविजुअल्स, हर ऑफस्प्रिंग से तो नहीं, लेकिन रैंडमली, राइट। ये आप इस तरह से ट्रेस कर सकते हो, इस इंडिविजुअल ने पास ऑन किया और यहाँ पे इसने, इस इंडिविजुअल ने अपने ऑफस्प्रिंग को पास किया और इसने अपने इंडिविजुअल को पास ऑन किया। जब ये दोनों इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं टू मेट, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इनके पास डोमिनेंट है, तो देखो इनका जो जेनोटाइप कॉम्बिनेशन होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि पॉलीडैक्टिली एक डोमिनेंट ट्रेट है, ओके। सो इसके लिए पास ऑन होने के लिए उस इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल होना ज़रूरी है, राइट। अगर रिसेसिव ट्रेट होता तो स्मॉल ए होता, राइट। और कैपिटल ए होता मतलब कि ये कैरियर है इस चीज़ का, ये खुद अफ्लिक्टेड नहीं है। लेकिन इन ब्रीडिंग के अंदर अगर ऐसी कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले 2 इंडिविजुअल्स मेट करते हैं तो इनका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, राइट। सो इसे हम होमोजाइगोसिटी कहते हैं। होमो मतलब कि सेम, जाइगस मतलब कि यहाँ एल की बात हो रही है, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, राइट। इसमें 3 कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए थे, कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, स्मॉल ए। यहाँ पे वो इंडिविजुअल कैरियर हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों कैपिटल ए नहीं है। और यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेट, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट और यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट से वो अफ्लिक्टेड होगा इंडिविजुअल। सो इस कंडीशन को हम जाइगोसिटी कहते हैं, मतलब कि दोनों एलेल का सेम होना, राइट। सो इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, राइट। नाउ मेजर्ड बाय इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, देखो एफ को एक इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट माना गया है। बेसिकली बताता क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ जीनोम आइडेंटिकल बाय डिसेंट, मतलब कि अगर एफ की वैल्यू, देखो एफ की 2 एक रेंज में वैल्यू हो सकती है, 1 या फिर 0, ये 2 एक्सट्रीम्स है एफ की वैल्यू में, ओके। अगर एफ की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि नो इनब्रीडिंग, मतलब कि जो 2 इंडिविजुअल्स मेट कर रहे हैं वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, राइट। लेकिन अगर 1 की और वैल्यूज आती है, सपोज यहाँ पे 0.5 है, राइट। सो यहाँ पे ब्लड रिलेशन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, ब्लड रिलेशन क्लोज आते जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इनब्रीडिंग हुई है। इनब्रीडिंग का मतलब कि उन दो इंडिविजुअल्स के एंसेस्टर कोई ना कोई कॉमन रहा है, राइट। सो एफ होता है क्या, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, राइट। अब इनब्रीडिंग के जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे थे और डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे थे, राइट। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट, पॉलीडैक्टिली, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, राइट। होमोजाइगोसिटी के कारण ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है किस चीज़ के लिए, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर के फैमिली ट्री में रन करने के, राइट। कोई एक इनके जनरेशन में, इस कंप्लीट जनरेशन में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि रिसेसिव ट्रेट से अफ्लिक्टेड होगा, उसके सारे सिम्टम उसमें होंगे, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, स्मॉल ए। दिस इज़ फॉर रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है किसी रिसेसिव डिसऑर्डर को उसके पूरे सिम्टम उस इंडिविजुअल में खुल के दिखाने के लिए, राइट। नाउ इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस। देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक पॉपुलेशन के अंदर उसके इंडिविजुअल्स अपने ही ब्लड रिलेटिव से मीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो होता क्या है कि इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन फिटनेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पॉपुलेशन फिटनेस का मतलब ये हुआ कि उस इन्वायरमेंट में, वो उस नॉर्मल इन्वायरमेंट में अभी तो कुछ चेंजेस हुए भी नहीं है, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट हार्श हुआ ही नहीं है, तब भी वो इस इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करने की चांसेस इनके घट जाते हैं। सो इसे पॉपुलेशन फिटनेस डिप्रेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। देखो हमने डाउन सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। सो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे इंडिविजुअल्स इनफर्टाइल हो जाते हैं, राइट।
सो इनब्रीडिंग का एक जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी होता है कि जो दो इंडिविजुअल्स मेट कर रहे हैं और उनका कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या फिर वो कंप्लीटली स्टेराइल होगा, स्टेराइल, ओके, अनएबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। इंक्रीजेस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स इन ऑफस्प्रिंग। अब मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी में क्या डिफरेंस है? मोर्टालिटी रेट आपने पढ़ा होगा, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि बेसिकली मोर्टेलिटी ये होता है कि वो रेट जो कि एक पॉपुलेशन में डेथ को दर्शाता है उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब कि डेथ, राइट, जो जो मर सकता है उसे मॉर्टल कहते हैं, कहते हैं ना मॉर्टल ह्यूमन बीइंग। सो उसी तरह से होता है मोर्टेलिटी रेट, उस पॉपुलेशन में डेथ के इंसिडेंसेस को रिकॉर्ड करने वाला या दर्शाने वाला रेट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, राइट। मॉर्बिडिटी रेट क्या होता है? देखो, उस पॉपुलेशन में, हर पॉपुलेशन के अंदर बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ओल्ड होते हैं, यंग होते हैं, जो किसी ना किसी डिजीज़ से अफ्लिक्टेड होते हैं। अब डेथ का कारण क्या होता है? जब कोई डिजीज़ एडवांस होता है, राइट, आपकी बॉडी उस चीज़ से रिकवर कर ही नहीं सकती। सो ये एक डेथ लाइक कंडीशन बना रहा है कि नहीं? आपको पता है आपकी डेथ का रीज़न ये डिजीज़ होगा, अगर आपने इसे कंट्रोल में नहीं रखा तो, या ये डिजीज़ अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो। सो इसे हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल्स में एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो कि इन्हें डेथ के नियर लेके जाता है, इसे हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं, राइट। सो इन ब्रीडिंग से होता क्या है कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टालिटी रेट दोनों बढ़ जाते हैं। अब हमने इनब्रीडिंग देख लिया। इनब्रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं बता सकता, लेकिन कॉन्सैंग्विनस मीटिंग बहुत ही स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप को बताता है, राइट, जैसे कि अंकल नीस, राइट, देन फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, राइट, ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैरिज बिटवीन बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, राइट, टिपिकली सेकेंड कजिन्स और क्लोजर रिलेशनशिप। देखो, सेकेंड कजिन्स कौन होंगे इस पॉपुलेशन में? राइट, अगर इस फिगर में आप देखो तो ये इस फैमिली ट्री में जो सबसे पहले इंडिविजुअल्स थे वो ये कपल है, राइट। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, राइट, ये वाला। दिस इज सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज थर्ड जनरेशन। सो सेकेंड कजिन्स क्या होंगे? देखो, ये सारे के सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर है, डायरेक्टली ब्लड रिलेटेड है ना। अब इनके जब ऑफस्प्रिंग हुए यहाँ अलग अलग, सो ये सारे के सारे क्या होंगे? कजिन्स होंगे, राइट। जैसे कि ये यहाँ पे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, राइट, इनके जो ऑफस्प्रिंग है ये भी ब्रदर्स सिस्टर्स है आपस में, लेकिन इस ग्रुप के लिए ये वाला ग्रुप कजिन्स है और इस ग्रुप के लिए ये वाला ग्रुप कजिन्स है, राइट। सो इन्हें हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कजिन। अब इनके भी ऑफस्प्रिंग हुए, सो इस जनरेशन में ये सारे के सारे ब्रदर सिस्टर, ये सारे के सारे ब्रदर सिस्टर, राइट, यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप्स हैं। सो ये दोनों, सो ये ग्रुप हर इंडिविजुअल के लिए सेकेंड कजिन कहलाएगा, राइट। सो इन किसी इंडिविजुअल्स के अंदर अगर कोई मेट कर रहा है, मैरिज होती है, सो उसे हम सेकेंड कजिन कहते हैं, राइट। देखो, सेकेंड कजिन का एक और डेफिनेशन होता है कि डिफरेंट ग्रैंड पेरेंट्स बट सेम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब हम एक इंडिविजुअल को इस चार्ट में कंसिडर करते हैं। सपोज ये इंडिविजुअल है, राइट, ये दोनों इसके पेरेंट्स हुए, राइट। इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे? ये दोनों। और इसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कौन होंगे? ये होंगे, राइट। अब यहां से दूसरा एक इंडिविजुअल उठाते हैं, राइट, यहां से उठाते हैं एक इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल को देखते हैं, इसके पेरेंट्स कौन? ये दोनों। इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन? ये दोनों। लेकिन इसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कौन होंगे? ये दोनों, राइट। सो यहाँ पे इस इंडिविजुअल को अगर देखा जाए और इस इंडिविजुअल को नंबर 2 और नंबर 12 को देखा जाए तो इनके ग्रैंड पेरेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है वो सेम है।
इसे हम सेकेंड कजिन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सेकेंड कजिन्स होंगे, राइट। ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। सो सबसेट ऑफ इनब्रीडिंग विथ नोन जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप। देखो जीनियोलॉजिकल का मतलब होता है ट्रेसिंग द फैमिली ट्री। जीनियोलॉजी मतलब कि उस पूरी फैमिली ट्री को, इस इंडिविजुअल के पुराने एंसेस्टर को ट्रेस करना, ट्रेसिंग फैमिली ट्री, इसे हम जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। सो कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में होता क्या है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ इनब्रीडिंग। जैसे कि मैंने बताया कि इनब्रीडिंग एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, राइट। उसमें रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं कर सकते आप, राइट। लेकिन कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप को मेंशन कर सकते हो, जैसे कि सेकंड कजिन, आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप को मेंशन कर सकते हो कि उसका क्या रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल्स का, राइट। सो इसे हम कॉन्सैंग्विनस मेटिंग कहते हैं, राइट। सो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर ये इनब्रीडिंग को दर्शाता है, ये रेक्टेंगल, अगर ये बड़ा रेक्टेंगल आपका इनब्रीडिंग है तो छोटा रेक्टेंगल क्या होगा, कॉन्सैंग्विनस मेटिंग। मतलब कि कॉन्सैंग्विनस मेटिंग जो है इनब्रीडिंग का एक सबसेट है, इसके अंदर ही रहेगा, राइट। ये मैंने बताया कि बहुत ही ब्रॉडर टर्म है ना। सो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसके मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट कजिन मैरिज। जैसे कि हमने इस फिगर में देखा, ये वाले जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को हम क्या कहेंगे, सेकंड कजिन। तो फर्स्ट कजिन कौन से हुए, ये वाले, इनके अंदर अगर मैरिज होता है तो उन्हें फर्स्ट कजिन मैरिज कहते हैं, राइट। F इज इक्वल टू 0.0625 फॉर द फर्स्ट कजिन। अब जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि F क्या रिप्रेजेंट करता है, इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट, राइट। मतलब कि प्रपोर्शन ऑफ जीनोम आइडेंटिकल बाय डिसेंट। मतलब कि अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, अगर 1 की ओर वैल्यू जा रही है, राइट। सो ये दर्शाता है कि वहाँ पे इनब्रीडिंग हुई है, मतलब कि रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मेटिंग हुई है, राइट। सो फर्स्ट कजिन मैरिज में ये कोएफिशिएंट की वैल्यू ये होती है, ओके। अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सैंग्विनस यूनियंस ग्लोबली। मतलब कि पूरे ग्लोब भर में देखो ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं, ऐसे कई ट्राइब्स हैं जहाँ पे फर्स्ट कजिन मैरिजेस होते हैं, राइट। सो ये उस चीज़ को दर्शाता है, कॉन्सैंग्विनस मेटिंग कहेंगे, राइट। बहुत ही जनरल और रेगुलर फिनोमिना है ओवर द ग्लोब, पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो, ओके। अब हम इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, राइट। देखो साउथ इंडिया में ये कल्चरली सैंक्शन प्रैक्टिस इन मेनी कम्युनिटीज़। तमिलनाडु में स्पेशली, मतलब साउथ इंडिया के किस में, तमिलनाडु में ये जो कजिन मैरिज है 47% प्रेवलेंट। देखो अगर तमिलनाडु में 100% मैरिजेस हो रहे हैं तो चांसेस है 47% मैरिजेस होंगे क्या, कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस होंगे, राइट। नाउ इट वेरीज बाय रीजन, कास्ट एंड रिलीजन। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ में कॉमन है, ओके। सो इसका रीज़न जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो कि कल्चरली सैंक्शनड है, मतलब कि वहाँ के रीजन, कास्ट, रिलीजन और वहाँ के स्पेसिफिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो वहाँ पे ये कम्प्लीटली वैलिड है, ओके। अब हम लीनिएज डायग्राम देखते हैं, ओके, कॉन्सैंग्विनस मेटिंग एंड कजिन मैरिज का। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हो गए फर्स्ट सेकंड कजिन्स, ये हो गए फर्स्ट कजिन्स, राइट। सेकंड कजिन पहचानने का तरीका ये है कि डिफरेंट ग्रैंड पेरेंट लेकिन सेम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, राइट। देखो यहाँ पे शेयर्ड एंसेस्ट्री होती है, राइट। ये कॉमन, ये हम यहाँ पे ये यहाँ पे एंसेस्टर्स हो गए, कॉमन एंसेस्टर्स हो गए, राइट। पेरेंट्स आर सिबलिंग्स, देयर चिल्ड्रन बिकम्स फर्स्ट कजिन्स, ओके। कॉमन ग्रैंड पेरेंट एस्टैब्लिश जेनेटिक लिंक। ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दिया, राइट। जेनेटिक शेयरिंग, फर्स्ट कजिन शेयर 1/8, दैट इज 12.5% ऑफ जीन्स ऑन एवरेज। सो पहले कजिन जो फर्स्ट कजिन्स होते हैं इनमें जेनेटिक शेयरिंग कितने जीन्स कॉमन होते हैं उसका परसेंटेज है 12.5% जीन्स कॉमन होते हैं, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप R इज इक्वल टू 0.125, हायर देन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। जब भी इंडिविजुअल्स जो मेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो R की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। फर्स्ट कजिन में क्या होता है, R की वैल्यू कंप्लीट 0 नहीं होती है, 0.125 होती है, राइट। सो इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, ओके।
इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट एफ मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था हमने, फर्स्ट कजन में होता है 0.0625, कंप्लीटली जीरो नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई रिलेशनशिप दो इंडिविजुअल्स में है, राइट। ऑफस्प्रिंग हैज 6.25% प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगोसिटी बाय डिसेंट। होमोजाइगोसिटी मैंने अभी बताया कि जो रिसेसिव डिजीज फैमिली में रन कर रहे होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, राइट, और अगर दो कैरियर उसी फैमिली के मेट करते हैं तो 6.25% चांसेस होते हैं कि उनका जो बच्चा होगा, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उस रिसेसिव ट्रेट के सारे सिम्टम उसमें होंगे, मतलब कि रिसेसिव ट्रेट से वो अफ्लिक्टेड होगा, राइट। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेशन। ओके, देखो जो इंडिविजुअल्स कैरियर होते हैं, मतलब कि होमोजाइगस होंगे, राइट, कैपिटल स्मॉल ए इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा। सो इन इंडिविजुअल्स में ये कैरी तो करते हैं उस जीन को, लेकिन इनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। सिम्टम किस में होंगे? स्मॉल ए। इस चीज़ को हमने कई बार डिस्कस किया है कई एग्जाम्पल से, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, राइट, पॉलीडैक्टिली, पॉलीसिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इन ब्रीडिंग एंड कॉन्सैंग्विनस मेटिंग क्या होती है। ओके, सो इन ब्रीडिंग मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ एनी डिग्री। एनी डिग्री में मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, है ना, मतलब डिग्री, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में क्या होता है? मैरिज बिटवीन क्लोज बायोलॉजिकल रिलेटिव्स। यहाँ पे बहुत ही क्लोज रिलेटिव की बात होने लगती है। ओके, स्कोप इंक्लूड्स ऑल डिग्रीज ऑफ रिलेटेडनेस, ब्रॉडर कंसेप्ट। सो मैंने बताया कि इनब्रीडिंग एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, पूरे पॉपुलेशन के अंदर की बात हो रही है, कोई ना कोई रिलेटेड निकल ही आता है, राइट। सो इसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन कॉन्सैंग्विनस मेटिंग के अंदर यूजुअली लिमिटेड टू सेकेंड कजिन और क्लोजर, मतलब कि सेकेंड कजिन अगर, मतलब कि अगर सेकेंड कजिन्स तक यहाँ के इंडिविजुअल्स मेट हो रहे हैं, या फिर उसके और डीपर रिलेशनशिप, जैसे कि फर्स्ट कजिन, अंकल नीस, ब्रदर सिस्टर, राइट, देन मदर सन एंड फादर डॉटर और ब्रदर सिस्टर, ये रिलेशनशिप में बायोलॉजिकली काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, राइट। सो ये सब के सब कॉन्सैंग्विनस मीटिंग के अंदर आ जाएंगे, राइट। देखो सेकेंड कजिन इसका मैक्सिमम एक्सटेंट होता है कॉन्सैंग्विनस मीटिंग को डिक्लेयर करने का, राइट। नाउ मेजरमेंट किस में होता है? क्वांटिफाइड बाय इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट और डिफाइंड बाय नॉन जियोलॉजिकल रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप हमें स्पेसिफिक नहीं पता होता है, इसीलिए इस मैथमेटिकल चीज़ को कंसिडर किया जाता है, जिससे कि इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट एफ कहा जाता है, राइट। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट कजिन में कितना, 0.0625। सो एक जेनेटिक रीड के बारे में के बाद हमें पता चल जाएगा ये दो इंडिविजुअल्स रिलेटेड हैं। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में डेफिनेट पता होता है रिलेशनशिप, है ना, नॉन जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब इसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है इन ब्रीडिंग का? बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कंसेप्ट, वैल्यू न्यूट्रल। और कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में सोशली एंड कल्चरली डिफाइंड प्रैक्टिस। इन ब्रीडिंग देखो एक न्यूट्रल ट्रेड होता है, अगर कोई रिलेशनशिप, कोई कॉमन एंसेस्टर था, निकल आया, ठीक है, इट कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में स्पेसिफिक रिलेशन पता होने के कारण ये सोशली और कल्चरली वहाँ पे उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस सोसाइटी में अप्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। जेनेटिक इम्पैक्ट, अब इन ब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी की चांसेस बहुत बढ़ जाती है, मतलब कि रिसेसिव डिसऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में क्या होती है? सेम जेनेटिक इफेक्ट्स फोकस्ड ऑन नोन रिलेशंस। यहाँ पे होमोजाइगोसिटी के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे 6.25% था तो यहाँ पे चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ओके, एप्लीकेशन इन ब्रीडिंग यूज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इन दोनों टॉपिक्स के स्टडी के अंदर इन ब्रीडिंग काम आता है, राइट। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग का क्या है? रिलेवेंट इन मेडिकल जेनेटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। मेडिकल जेनेटिक्स कैसे? कौन से स्पेसिफिक डिजीजेस आप कैरी कर रहे हो, राइट। और अगर आप किसी ब्लड रिलेटिव से मेट करते हो तो क्या चांसेस है, किस तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है उस मेटिंग के ऑफस्प्रिंग का, राइट। उसके क्या जेनेटिक कॉम्पोजिशन हो सकते हैं, वो किस तरह से अफ्लिक्टेड हो सकता है वो ऑफस्प्रिंग, राइट। सो इन स्टडीज़ में रेलेवेंस है इन ब्रीडिंग और कॉन्सैंग्विनस मेटिंग का। ओके, अब हम देखते हैं इन ब्रीडिंग स्टडीज़ इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ देखते हैं, ठीक है। देखो रीजनल प्रेवलेंस में साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में नहीं। जैसे कि मैंने बताया 47% कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस इन तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में 28% रेलेवेंस है। कर्नाटका में 31 to 37% रेंज है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, राइट।
सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कंप्लीटली ज़ीरो नहीं है, बट साउथ इंडिया में ज़्यादा है, राइट। नॉर्थ आर्कॉट स्टडी, राइट, यहाँ पर रूरल एरियाज़ में 46.9% कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस है, अर्बन एरियाज़ में 29.1%, अर्बन एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम है, ओके। क्योंकि देखो अर्बन एरियाज़ में न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट होती है। अर्बन एरियाज़ में सर्वाइव करना मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली में बेस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड देखो जो गवर्नमेंट होती है, राइट, वो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स का मैरिज कंप्लीटली सपोर्ट करती है। अगर आप अपने स्पेसिफिक सोशल रोल, जैसे कि फादर अपना रोल करे, मदर अपना रोल करे और बच्चे अपना रोल करें, सोशल रोल निभाएं, तो गवर्नमेंट उसे पॉजिटिवली सैंक्शन करती है, राइट। सो बेसिकली जो न्यूक्लियर फैमिली एक स्ट्रक्चर है फैमिली का, इसे गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, पॉजिटिवली सैंक्शन करती है, इसीलिए इनके सपोर्ट के लिए बहुत से स्कीम्स निकालती है, राइट। इसे हम पॉजिटिव सैंक्शन कहेंगे, ओके। सो इस कारण से अर्बन एरिया में जो कॉन्सैंगुइनस मेटिंग है इसका और इनब्रीडिंग है, इसका जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, राइट। गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से अप्रूव नहीं करती है, ओके। नाउ मेजॉरिटी वेयर फर्स्ट कजिन मैरिजेस, अंकल नीस क्रॉस कजिन्स, ओके, जैसे स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे, राइट। स्लाइटली हायर फर्टिलिटी ऑब्जर्व्ड इन कॉन्सैंगुइनस यूनियंस। सो नॉर्थ आर्कॉट की स्पेसिफिक स्टडी में देखो जनरली ऐसा होता नहीं कि फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन इस स्टडी में यही पाया गया कि जनरली जो फर्टिलिटी है विमेन की वो हायर रही है, राइट, इन कॉन्सैंगुइनस यूनियंस। स्टेरिलिटी रेट्स मार्जिनली लोअर और सिमिलर टू नॉन कॉन्सैंगुइनस, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, और स्टेरिलिटी मतलब कि अनएबल टू रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा ना कर पाना, उसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं, राइट। सो इसके जो इंसिडेंसेस है काफ़ी कम है नॉर्थ आर्कॉट स्टडी के अकॉर्डिंग, ओके। अब इसके हेल्थ आउटकम क्या होते हैं? इंक्रीज चाइल्ड मोर्टालिटी, राइट, अप टू 4.55% कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट। देखो कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? कॉन्जेनिटल का टर्म मतलब होता है डिफेक्ट प्रेजेंट सिंस बर्थ, इसे हम कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट कहते हैं, ओके। सो इन ब्रीडिंग और कॉन्सेंगुइनस मेटिंग से क्या होता है कि 4.55% चांसेस होते हैं कि उस मेटिंग से जो बच्चा पैदा हो, जो ऑफस्प्रिंग हुआ, उसको बाय बर्थ कोई डिफेक्ट, कोई डिजीज़ हो, ओके। जैसे कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है हार्ट में होल होना, राइट, ऐसा कहते हैं। अब इट्स नॉट अ बिग होल, लेकिन इतना है कि वो जो नॉर्मल इंडिविजुअल फंक्शन कर पाता है, कार्डियोलॉजिकल एक्सरसाइज कर पाता है, रन कर पाता है, सीढ़ियाँ चढ़ पाता है, उसे उस तरह की एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो इस तरह के कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं उन ऑफस्प्रिंग में जो कि कॉन्सेंगुइनस मेटिंग्स के कारण पैदा हुए हैं, राइट। हायर रेट्स ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पेरीनेटल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी एलिवेटेड। देखो इन्फेंट मोर्टालिटी तो हमें पता है, अब पेरीनेटल क्या होता है? पेरीनेटल का मतलब होता है डेथ ऑफ फीटस और न्यू बॉर्न अकरिंग लेट इन प्रेगनेंसी, ओके। मतलब कि अगर एक महिला 28 साल की गर्भवती है, राइट, और अगर उसके बच्चे का डेथ हो जा रहा है उसके पेट में, या फिर बर्थ के समय, या फिर बर्थ के 1 वीक के अंदर, ओके, इसे हम पेरीनेटल डेथ कहेंगे, पेरीनेटल मोर्टालिटी, ओके। मेंटल हेल्थ एंड जेनेटिक फाइंडिंग्स, एसोसिएशन बिटवीन कॉन्सैंग्विटी एंड डिप्रेशन, इंक्रीज्ड रन्स ऑफ होमोजाइगोसिटी इन कॉन्सैंग्विनस, हमने ये डिस्कस किया, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर रिसेसिव डिजीज एलियल्स, देखो आपस में मेट करेंगे तो जो कैरियर इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, इनकी तादाद बढ़ेगी उस फैमिली ट्री के अंदर, राइट। सो कैरियर्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि कैरियर ज़्यादा हो रहे हैं तो फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग के उस डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, ओके। जेनेटिक काउंसलिंग रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, सो ऐसे इंडिविजुअल्स के
रिलेशनशिप के लिए जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जेनेटिक काउंसलिंग में बेसिकली होता ही है कि अगर आप मेट करते हैं तो आपके बच्चे में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह के एक पूरी रिपोर्ट दी जाती है उन्हें, उन्हें कम्प्लीटली अवेयर किया जाता है, राइट। सोशल रेलेवेंस ऑफ इनब्रीडिंग इन इंडिया, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रिजर्व करने का फैमिली इंडिविजुअल्स का एक पैतरा होता है कि आपस में फैमिली के अंदर ही शादी हो जाए तो उससे क्या प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी, राइट। सोशल कोहेजन, मतलब कि उस फैमिली के अंदर जो एक जो उन्हें बाइंड करके रखता है उस कंप्लीट फैमिली को, वो कोहेजन बढ़ेगा, वो स्ट्रेंथन होगा अगर हम आपस में कॉन्सैंग्विनस मेटिंग होती है तो, कॉन्सैंग्विनस मैरिज होती है तो, राइट। डाउरी कंसिडरेशन, एक तरह का स्पेकुलेशन है कि डाउरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कम हो जाती है, राइट, क्योंकि फैमिली के अंदर ही मैरिज हो रहा है, राइट। ब्राइड फेमिलियरिटी, ब्राइड के बारे में पता होता है फैमिली बैकग्राउंड क्या है क्योंकि रिलेटेड होते हैं, राइट। रीजनल एंड रिलीजियस वेरिएशंस, एक्सेप्टेंस वेरीज बाय रीजन, रिलीजन एंड कास्ट, इन तीनों का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैंने अभी बताया था, राइट। अब बहुत ज़्यादा कॉमन किस में है, द्रविडियन किनशिप सिस्टम में। द्रविडियन मतलब कि रिप्रेजेंट साउथ इंडिया, ओके, वहाँ के किनशिप सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लिंक्ड टू ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड अरेंज्ड मैरिज, सो ये अभी का प्रैक्टिस नहीं है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, राइट, मोर देन मे बी 1000 years। प्रोहिबिटेड इन सम कम्युनिटीज, एनकरेज्ड इन अदर्स, सो वही इसकी सोशल वैल्यू उस स्पेसिफिक रिलीजन कास्ट में क्या है ये तो वहाँ के इंडिविजुअल्स ही स्पेसिफाई करेंगे, राइट। सो कुछ कम्युनिटी में इसे एनकरेज किया जाता है, कुछ कम्युनिटी में इसे बैन किया जाता है, राइट, टैबू माना जाता है। अब आज के चैलेंजेस क्या हैं कॉन्सैंग्विनस मेटिंग में। सोशल स्टिग्मा एंड चेंज एटीट्यूड, देखो हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, राइट, और अर्बनाइजेशन के कारण प्लस एजुकेशन के कारण, राइट, ये जो दो फैक्टर है मैरिज प्रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आज की लड़कियां जो पहले एक्सेप्ट कर लेती कि ठीक है हम अपने अंकल से शादी कर लेंगे, एजुकेशन और अर्बनाइजेशन के कारण वो इस चीज़ को मना करेंगी उन्हें, क्योंकि ज़्यादा विमेंस राइट है, राइट, और वो अपनी चॉइसेस के बारे में अवेयर हैं, राइट। सो सोशल स्टिग्मा एंड चेंजिंग एटीट्यूड। जेनेटिक काउंसलिंग गैप्स, यहाँ पे अगर ऐसे लोगों की शादी होती है लाइक अंकल नीस या फिर कॉन्सैंग्विनस रिलेशनशिप रिलेटेड ब्लड रिलेटेड इंडिविजुअल्स की, सो जेनेटिक काउंसलिंग में इंडिया में बहुत ज़्यादा गैप है, उन्हें अवेयर नहीं किया जाता कि अगर आप मेट करोगे और आप फ्यूचर में डिसाइड करते हो एक बेबी का, तो उसके क्या क्या चांसेस है, वो उसे किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं आपके जीन्स के कारण, आपके इस डिसीजन के कारण, राइट। सो ये जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ही कम है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे प्री मैरिटल स्क्रीनिंग सर्विसेज दी जानी चाहिए, मतलब कि इस तरह की शादी होने से पहले दोनों इंडिविजुअल जाएं और अपना मेडिकल चेकअप कराएं, एक जेनेटिक रिपोर्ट लें अपना, इसे हम प्री मैरिटल स्क्रीनिंग सर्विसेज कहते हैं। एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि इस मैरिज का आउटकम क्या होगा, राइट। सो इसे जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम गिनेंगे। नाउ हेल्थ रिस्क अवेयरनेस, नीड फॉर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस एंड कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये बहुत ही कॉमनली एजुकेट किया जाना चाहिए, राइट, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। देखो इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, जेनेटिक रेलेवेंस ऑफ इनब्रीडिंग, ओके। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसके बारे में हमने देखा। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, राइट, जो कि बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हार्ट डिफेक्ट, राइट। मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कि गैलेक्टोसीमिया, राइट, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज इसके अंदर आते हैं, राइट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हियरिंग एंड विजन इम्पेयरमेंट्स, इस तरह के ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज उस ऑफस्प्रिंग को हो सकते हैं, राइट। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इफेक्ट, मैंने बताया था कि पॉपुलेशन की पूरी हेल्थ, जो पॉपुलेशन हेल्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि डिप्रेशन में जाती है, राइट। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके, रिड्यूस्ड हाइट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, डिक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। देखो फिकंडिटी क्या होती है, देखो फिकंडिटी मतलब होता है कि नेचुरल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, राइट। फर्टिलिटी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि फर्टिलिटी को आप एनहेंस कर सकते हो, राइट, या फिर फर्टिलिटी को आप चेंज कर सकते हो। सो फर्टिलिटी को आप एनहांस कर सकते हो। अगर आपकी नेचुरल फर्टिलिटी, सपोज आपकी फर्टिलिटी पीक पे नहीं है
आप बेबी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो उस फर्टिलिटी को एनहांस की जा सकती है। लेकिन फिकंडिटी ऐसा टर्म है कि ये जो नेचुरली आपकी एबिलिटी क्या है रिप्रोड्यूस करने की, इसे हम फिकंडिटी कहते हैं, राइट। नाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में और क्या होगा, लोअर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड आईक्यू स्कोर, सीखने समझने में दिक्कतें आएंगी, उसे कॉग्निशन कहते हैं, राइट। इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो आप हमेशा एक्टिव नहीं रह सकते, राइट। इससे बच्चों की एजुकेशन और हर चीज़, डेवलपमेंट, हर चीज़ अफेक्ट होती है, राइट। रिड्यूस्ड ओवरऑल बायोलॉजिकल फिटनेस, सो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के इफेक्ट्स हैं, ओके। अब कुछ मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स शरीर के अंदर क्या होता है इसे हम देखते हैं। सो होमोजाइगोसिटी से क्या होता है, इट इंक्रीजेस एक्सप्रेशन ऑफ डिलीटेरियस एलील्स। देखो डिलीटेरियस एलील का मतलब ये होता है कि एक जीन का एक ऐसा वेरिएंट, राइट, जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फिटनेस को डिक्रीज करता है, राइट, मतलब कि उसके रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है और ऑल्सो ऑन सर्वाइवल, राइट। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नेगेटिव, सर्वाइवल नेगेटिव, राइट। सो इसे हम डिलीटेरियस एलील्स कहते हैं। सो ये इंक्रीज किससे होता है, होमोजाइगोसिटी के कारण, राइट। लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोट एडवांटेज, अब हेट्रोजाइगोसिटी की एडवांटेज क्या थी कि आप मे भी कैरियर हो लेकिन आप अफ्लिक्टेड नहीं होगे, राइट। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, राइट। ये लोग कैरियर हैं लेकिन मलेरिया को रेजिस्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल इंडिविजुअल से इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो आराम से इससे इन्फेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये एक हेट्रोजाइगोट एडवांटेज था जो कि इस फिनोमेना के कारण लूज हो जाता है, राइट। नाउ रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इम्यून जीन्स, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, कोई कैलामिटी आती है, सो आगे सर्वाइव कर पाए ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे जीन्स भी तो चाहिए, राइट। सो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर करती है, राइट। एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइटली हार्मफुल म्यूटेशन, जीन के अंदर जो म्यूटेशन होते हैं, राइट, उसके हार्मफुल होने, हमने देखा था कि नेगेटिव न्यूट्रल म्यूटेशंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और हार्मफुल म्यूटेशंस भी होते हैं। सो हार्मफुल म्यूटेशन होने के, जो कि उनकी लाइफ, राइट, उनकी सर्वाइव करने की एबिलिटी, उनकी रिप्रोडक्शन, हर चीज़ को थ्रेटन करती है, एक नॉर्मल लाइफ जीने से उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके चांसेस को कम करती है, इसे हार्मफुल म्यूटेशंस कहते हैं, राइट। सो इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, वेरिएबल आउटकम्स अक्रॉस पॉपुलेशन, यहाँ पे फर्टिलिटी मार्जिनल हो जाती है, राइट, मतलब कि फर्टिलिटी पूरे पॉपुलेशन की कम हो जाती है और मोर्टालिटी ऑन द अदर हैंड इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सैंगुइनस मेटिंग या मैरिज अगर होती है तो जेनेटिक काउंसलिंग की जाए उनकी, राइट, कैरियर स्क्रीनिंग किया जाए। कैरियर स्क्रीनिंग मतलब कि आपके अंदर जो जीन्स है वो किस डिजीज को कैरी कर रहे हैं, सो कैरियर स्क्रीनिंग कराई जाए, राइट। अब इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सैंगुइनस मेटिंग, एक तरह का समरी, ओके। सो हमने देखा कि कॉन्सैंगुइनस मैरिज क्या होता है, क्लोज स्किन, मतलब कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में मैरिज होना, राइट। यहाँ पे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि हायर चांसेस ऑफ आइडेंटिकल एलील्स, मतलब कि जो रिसेसिव डिसीज है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर रिस्क ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर्स, राइट। रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, मतलब कि नॉर्मल ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, राइट। सो ये एक नोट्स के तौर पे यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है, राइट। हेल्थ आउटकम्स, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, इंक्रीज मोर्टालिटी, डेवलपमेंटल डिलेज, सोशल इम्पैक्ट है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेडिकल गाइडेंस होना चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होना चाहिए, राइट। सो अगर इसे कंक्लूड किया जाए इस टॉपिक को तो क्या समझ में आता है, बायोलॉजिकल सोशल इंटरफेरेंस, राइट, इन ब्रीडिंग और कॉन्सैंगुइनस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है
देखो कॉन्sanguineous मेटिंग और इनब्रीडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह के जीन्स एक्सचेंज कर रहे हो, राइट? वहाँ का कल्चर क्या है और किनशिप के क्या प्रैक्टिसेस हैं, राइट? पहला, इंडियन पॉपुलेशन डेटा जो स्टडीज़ की, जैसे कि आरकॉट की स्टडी हमने अभी देखी थी, राइट? नॉर्थ आरकॉट की स्टडी, इस तरह के और स्टडीज़ होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट? सो ये इंडियन पॉपुलेशन डेटा को समझने में हेल्प करेगा। रिस्क मिटिगेशन, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, राइट? ताकि हम हेल्थ रिस्क आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उस मेट के, उस मैरिज की यूनियन से, उनके हेल्थ रिस्क के बारे में आपको प्रॉपर पता हो। क्योंकि ऐसा फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसके डिजीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं हो, उसका एक्सपेंसेस संभालना, उसका एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट कर देता है, राइट? सो इसे हम रिस्क मिटिगेशन में, मतलब कि प्री मैरिटल काउंसलिंग है ना, कैरियर स्क्रीनिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, राइट? अब एंथ्रोपोलॉजी ब्रॉड सब्जेक्ट में इसका क्या मतलब होगा? देखो एंथ्रोपोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझने के बाद पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, राइट? हेल्थ इंटरवेंशंस, जैसे कि इस तरह की पॉलिसी हो जेनेटिक काउंसलिंग वाली, ये सब चीज़ में हेल्प करेगा, राइट? और इंडिविजुअल्स को, हमारी भारत के पब्लिक को कल्चरली सेंसिटिवाइज कर सकता है इस तरह की प्रॉब्लम से, राइट? सो आई होप आपको कॉन्सिंगुइनस मीटिंग, कॉन्सिंगुइनस मैरिज एंड इन ब्रीडिंग ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। माय नेम इज़ ओशिन तिवारी। थैंक यू।